हेलो फ्रेंड्स, आज के डेट है नवंबर 3 2023। आज से अगर आपको प्रीलिम देना होगा तो 183 डेज आपके पास बचते। फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के वैलिडिटी पे क्वेश्चन रेज किया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है। सुप्रीम कोर्ट अभी इसको हियर कर रही है, अभी इसकी फाइनल जजमेंट नहीं आई है, ठीक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिया जाता है उसके अंदर जो बंदा बॉन्ड देता है और जो पॉलिटिकल पार्टी उसको रिसीव करती है, तो उस बॉन्ड के ऊपर डोनर का नाम नहीं होता, उसकी सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। तो मेन क्वेश्चन इसके इसके ऊपर यही है कि कौन डोनेट कर रहा है ये पता नहीं चल रहा, ठीक है। किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना फंड आ रहा है ये भी पता नहीं चल रहा। तो ये सारी चीज़ें, तो इसके अंदर एक अभी चीज़ हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया को 2 वीक्स के अंदर आप अपडेटेड डाटा प्रोड्यूस करो ऑन द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ठीक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला है ये आप हमको बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दी है। और ये 5 जज की बेंच है, इसको लीड कर रहे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। बस इतना इंफॉर्मेशन, जब इसका जजमेंट आएगा तब इसको अपन पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट पेज पे यही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद यहाँ पे दो आर्टिकल्स है। फर्स्ट मस्त आर्टिकल है, अफगान रिफ्यूजी से रिलेटेड है कि पाकिस्तान ने बोला था कि अफगान रिफ्यूजी को हम निकाल देंगे, तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अपन इशू देखेंगे इसको। देखो 1979 के अंदर USSR ने, सोवियत यूनियन ने अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर और वहाँ पे उन्होंने अपनी सत्ता बनाई थी, ठीक है। तो तभी बहुत सारे अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान के अंदर गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की थी अफगानिस्तान के अंदर USSR ने। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद उसी टाइम पे जो रेफ्यूजी गए वो पाकिस्तान में सेटल हो गए, अफगानिस्तान वाले। उसके बाद 2001 में जो अफगानिस्तान के ऊपर USA ने अटैक किया, ये आपको सबको पता होगा। आई ट्विन टावर के ऊपर जब अटैक हुआ था तब USA ने खुद इंटरवेंशन किया था और बोला था कि हम खुद टेररिस्ट को मारेंगे। तो अफगानिस्तान में वो आए थे 2001 के अंदर। तब भी बहुत सारे अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान के अंदर शरण लेने चले गए थे। उसके बाद 2021 में जब USA ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया, उस टाइम पे भी जब तालिबान का वापस से रूल आया, उस टाइम पे भी बहुत सारे रेफ्यूजी पाकिस्तान में चले गए। तो ऐसे ये जो रेफ्यूजी रह रहे, इनमें दो टाइप के रेफ्यूजी रह रहे पाकिस्तान के अंदर। एक डॉक्यूमेंटेड रेफ्यूजी जिनके पास पूरे कागजात है, उनका नाम वाम, और वो लीगल रेफ्यूजी स्टेटस उनको मिला है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरे अनडॉक्यूमेंटेड रेफ्यूजी, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, लीगल नहीं है उनके डॉक्यूमेंट्स की, तो उनको लीगल रेफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया गया है। तो इसके ऊपर अफगान पाकिस्तान ने ये बोला था कि हम इनको हमारे देश में नहीं रखेंगे। 31 अक्टूबर को लास्ट डेट दी गई थी। जो रिफ्यूजी इलीगल रिफ्यूजीज है उनको हम निकाल देंगे। तो ऐसा नहीं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अफगान के रिफ्यूजी उनको निकालने के लिए, लेकिन उनकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बोला था जो जो इलीगली ऑक्युपाइड के रिफ्यूजीज है उनको वैकेट करना पड़ेगा, उनको हम फोर्सफुली निकाल देंगे और डिटेन भी कर सकते हैं उनको हम, ये बोला था। लेकिन सोचने की बात है, पाकिस्तान के अंदर रिफ्यूजी को नहीं जाएगा, अफगानिस्तान के लोग ही खाली वहाँ पे रिफ्यूजी बोल के, ठीक है। तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों कर रही है, इसके पीछे दो तीन रीजन है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है अभी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, उनको खुद को खाने को अनाज नहीं है, वो कहाँ से इतने सारे रिफ्यूजी को संभालेंगे। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सुसाइड बॉम्बर अटैक हुए, 24 सुसाइड बॉम्बर अटैक के केसेस आए अभी। तो इनको सारे को मध्य रखते हुए उनका कहना है कि इलीगल रेफ्यूजी जो है उनको हम बाहर निकाल देंगे। तो ये सिक्योरिटी के लिहाज से और इकोनॉमी के लिहाज से दोनों तरफ से ये उनको इशू लग रहा है, ठीक है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसलिए ये कदम लिया गया है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या इशू है, देखो वहाँ की जो मिलिट्री है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, ये दोनों चाहते कि हम पावर पे हमारा वर्चस्व रहे। लेकिन जो मिलिट्री है वो स्ट्रांग है पाकिस्तान के अंदर और वो इन्फ्लुएंस करती है वहाँ की गवर्नमेंट को, इसलिए वो ऐसे डिसीजन ले रही है। उसके बाद ये डिसीजन क्यों गलत है, क्योंकि इन्होंने जो टाइम सेलेक्ट किया वो गलत टाइम सेलेक्ट किया। अभी ठंडी के दिन आने वाले, विंटर से, तो अभी रेफ्यूजी को वो हका लेंगे, फिर वो अफगानिस्तान में जाएंगे। फिर अफगानिस्तान ने बोला है कि हम वहाँ पे बॉर्डर पे रेफ्यूजी कैंप्स वगैरह लगाएंगे, ठीक है। तो रेफ्यूजी कैंप्स वहाँ पे लगाएंगे तो उनका रहना वगैरह, आपको सबको पता है अफगानिस्तान की भी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। अफगानिस्तान को हम बहुत सारा अनाज देते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक एड भी देते हैं, ठीक है। तो वो खुद ही स्टेबल नहीं है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे फूड क्राइसिस चल रहे। तो अफगानिस्तान कहाँ से इन लोगों को संभालेगा। अब ये लोग जब अफगानिस्तान के पाकिस्तान के अंदर रहते थे, वो वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट थी, वहाँ पे वो काम वाम करते थे, इनका सारा इस्टेब्लिश हो गया था, ठीक है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बोला है कि इनके जहाँ पे अच्छे मकान है वो गिरा दो अफगानिस्तान के इलीगल लोगों के। तो उनको फोर्स कर रही है वो कि आप हमारे कंट्री को छोड़ के चले जाओ।
उसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट की इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैसे ले पा रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी इलेक्शंस आने वाले और केयर टेकर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई है। केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसको कोई पॉलिटिकल विल नहीं है, ठीक है, और इसको किसी का प्रेशर नहीं है पब्लिक का, आवाम का वहाँ के। जब यूएसए पाकिस्तान के अंदर था, ठीक है, यूएसए जब यूएसए जब अफगानिस्तान के ऊपर 2001 के इंट्रोड्यूस मतलब खुद के एस्टेब्लिश कर रहा था, ठीक है, मिलिट्री इन्वर्जन कर रहा था वहां पे, तब पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था यूएसए को और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था तालिबान को। जब तालिबान जीत के आए तब खूब जो मिलिट्री जनरल से अफगानिस्तान पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत खुल के आके सामने बोला कि हमें खुशी है पाकिस्तान अफगानिस्तान में अंदर तालिबान का रूल आया वगैरह, ठीक है। लेकिन अभी जब रिफ्यूजी क्राइसिस आ रहे तब वो अपना टांग बदल दे रहे। यूनाइटेड नेशन ने बोला यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोग जाएंगे, फिर उनके खाने वाने का एम्प्लॉयमेंट का पूरा क्राइसिस में ये ढकल रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक तो खुद कंट्री का एक सिक्योरिटी खुद का होता है, नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, कंट्री का खुद का नेशनल इंटरेस्ट होता है, और एक होता है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ठीक है। तो इसमें हर कंट्री को चूज करना पड़ता है, ज़्यादातर कंट्री नेशनल इंटरेस्ट में ही मतलब रूलिंग लेती है अपनी खुद की, ठीक है, उसके ऊपर ही डिसीजन लेते हो, तो वही है, देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व से रिगार्डिंग एक आर्टिकल है। देखिए 3 नवंबर को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे था। यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर 748 बायोस्फीयर रिजर्व से वो 134 कंट्रीज के अंदर है। इसमें के 22 जो ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व है। ट्रांसबाउंड्री मतलब जिन बायोस्फीयर रिजर्व 2 कंट्री या 3 कंट्री के अंदर है उनको ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। इंडिया के अंदर 12 बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया के अंदर है उनमें कैसे स्ट्रेटिफिकेशन है, एक तो कोर एरिया है, ठीक है, कोर एरिया के अंदर कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं चलेगा, कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ पूरा कंप्लीट प्रोटेक्शन होता है एनिमल्स को, ठीक है। उसके बाद जो बफर जोन है उसको लग के होता है, इसके अंदर रिसर्च एक्टिविटी की जा सकती है, लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है यहाँ पे। और उसके बाद ट्रांजिशन जोन होता है, ये लास्ट वाला सर्कल देखिए, तो इसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन नेचुरल फार्मिंग वगैरह की जा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। सुंदरबन का आर्टिकल में एग्जांपल दिया गया है, वहां पे बोला गया है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट को रिजर्व करने के लोकल कम्युनिटी एक आई है। गल्फ ऑफ मन्नार का भी एक एग्जांपल दिया गया है कि गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर प्लास्टिक चेक पॉइंट्स बनाए गए। तो ये क्या करते हैं, जो भी बंदा एंटर करता है बीच के अंदर तो उनकी वो तलाशी लेते हैं कि उनके पास कुछ प्लास्टिक है नहीं है, ठीक है, प्लास्टिक अलाउड नहीं है वहाँ पे लेके जाने का। जो प्लास्टिक उनको मिलता है बीच के पास तो उनको वो यूज़ करके रोड्स में इसमें वो बनाने में डाल देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यूनेस्को को मिचेल बैटिसेस अवार्ड मिला है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व को। गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर जो लोकल कम्युनिटी इंक्लूडिंग वुमेन्स वो भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उनके वेलफेयर के लिए काम कर रही है बायोस्फीयर रिजर्व के। उसके बाद गल्फ मन्नार के अंदर जो यूथ है वो इको टूरिज्म कर रहा है, तो इस तरीके से वो बायोस्फीयर रिजर्व कंजर्वेशन की तरफ ये कर रहे हैं, अपने स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल आप मेंस में भी लिख सकते हो, बायो प्लास्टिक चेक पोस्ट का गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर एस्टेब्लिश किए गए बोल के, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस क्या है बायोस्फीयर रिजर्व प्रिजर्व करने में। फर्स्ट तो इन्वेजिव स्पीसीज है, बाहर से जो स्पीसीज आई जाती है वो लोकल स्पीसीज को हार्म पहुंचाती है और उनकी ग्रोथ भी रैपिड होती है, वो फर्स्ट चैलेंज है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन का चैलेंजेस है, पेड़ काटना। उसके बाद लैंड डाइवर्जन का प्रॉब्लम है, कुछ कुछ एरिया डाइवर्ट कन्वर्ट किया जाता है माइनिंग के लिए, फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए, फार्मिंग के लिए वगैरह, वो एक बहुत बड़ी चैलेंजेस है। तो ये सारे चैलेंजेस अपने को याद रख के बायोस्फीयर रिजर्व का इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क करना चाहिए, ठीक है। यही दो एडिटोरियल के अंदर था, अपन पूरे कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस किया। उसके बाद द नंबर ऑफ पैलेस्टीनियन किल्ड इन ऑनगोइंग वॉर 6, पैलेस्टीनियन कितने मर चुके इसराइल हमास वॉर के अंदर, तो 9061, सॉरी 9061 ये नंबर है। जो हेल्थ मिनिस्ट्री इन हमास रूल्ड गाजा कंफर्म दैट द इतने लोगों की जान जा चुकी इसराइल की डिफेंस फोर्सेस के अटैक की वजह से। यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग द वर्क प्रोडक्टिविटी, देखो इन्फोसिस के जो फाउंडर है एन आर नारायण मूर्ति, इनको पूछा गया कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपका क्या कहना है, उन्होंने बोला कि एक वीक के अंदर 70 आवर्स वर्क होना चाहिए, ठीक है। कंट्री का अगर डेवलप कंट्री बनना है, अपने को डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाना है, अपने को फास्टर ट्रैक से जाना होगा, तो सिंपल सी बात है यार, 70 आवर्स, ठीक है। बंदा 5 दिन काम करता है, सैटरडे संडे छुट्टी, अगर वो 5 दिन भी काम करेगा तो वो 10 आवर्स से ऊपर काम नहीं कर सकता ना,
ठीक है ना। तो 10 आवर भी कर लेगा तो वो हो गया 50 आवर्स। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद और एक कंसेप्ट आया था कि यार वीक के अंदर 4 दिन ही काम करो आप, 5 दिन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में वर्क प्रोडक्टिविटी, तो देखते हैं वर्क प्रोडक्टिविटी क्या है। प्रोडक्टिविटी इन अ मोर सोफिस्टिकेटेड यूसेज इन एट्रीब्यूट ऑफ not of time but skill. Productivity in more sophisticated uses is attributed not of time but in skill. तो प्रोडक्टिविटी जो होती है वो उसको कितना टाइम दिया उसके ऊपर डिपेंड नहीं होती है, वो इसके ऊपर डिपेंड होती है कि उसका स्किल कितना यूज कर रहा है बंदा, उसके अंदर होता है। ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड द एजुकेशन, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ, enhancing the ability of labor to become the more productive or churn out the gather quantum of work within the number of working hours। वही बात बोली गई है कि आप स्किल्स का यूज करो, टाइम कम हो गया तो भी जम जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी का बारे में बात हो गई अपनी। 2+2 डायलॉग होने वाला है इंडिया और यूएस के अंदर। तो यूएस के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इंडिया की विजिट पे आएंगे न्यू दिल्ली में, और इंडिया की तरफ से इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर बातचीत करेंगे इनके साथ। ये 2+2 फिफ्थ टाइप का 5th एनुअल डायलॉग हो रहा है इस फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद बोथ विल डिस्कस द बायलैटरल एंड ग्लोबल कंसर्न्स एंड डेवलपमेंट्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन, तो उसके ऊपर बातचीत होगी। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनियो बिल्कन एंड यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्डले ऑस्टिन ट्रैवल टू न्यू दिल्ली को ट्रैवल करेंगे एंड 2+2 डायलॉग होगा। बोथ बायलैटरल एंड द ग्लोबल कंसर्न डेवलपमेंट्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इसके ऊपर भी वो बातचीत करेंगे। उसके बाद other subjects including the Ukraine-Russia war, reforms in the international financial institutions such as the World Bank, International Monetary Fund, one of the India's priority, ongoing summit of G20 के अंदर जो पॉइंट्स थे उसी पॉइंट्स के ऊपर वो और बातचीत करेंगे, और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर भी बातचीत की जाएगी। इंडिया और कनाडा का जो इशू है उसके बाद ये फर्स्ट मीटिंग हो रही है यूएसए के साथ अपनी। तो इसमें ये भी बोला गया है कि वॉशिंगटन हैज़ अर्ज्ड इंडिया टू कोऑपरेट द कनाडाज इन्वेस्टिगेशन टू द किलिंग, जो हरदीप सिंह निज्जर है उनकी किलिंग हुई थी, खालिस्तान सेपरेटिस्ट था ये बंदा, उसको अपन ने कनाडा के सॉइल के ऊपर जाके मार दिया। तो इंडिया को बोला गया है वॉशिंगटन की तरफ से, मतलब यूएसए ने, कि आप सपोर्ट कीजिए जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसके ऊपर। US and India has also been negotiating the security of supply agreement and reciprocal defense procurement agreement. India is also moving forward with the purchase of 31 MQ-9B unmanned aerial vehicles, with the countries hoping to finalize the डील बाय February 2024। तो ये परचेज के ऊपर अपन डील फाइनलाइज करेंगे ये बोला गया है। ठीक है, इतनी सारी बातें इंपॉर्टेंट है 2+2 के, अभी तक हुआ नहीं, जब होगा तो देखेंगे उसका क्या आउटकम आता है। एनसीईआरटी टू इंट्रोड्यूस द इलेक्टोरल लिटरेसी कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी को बोला गया है कि वो टेक्स्ट बुक के अंदर इलेक्टोरल लिटरेसी लाएगा। ठीक है, द मेजर इज अ पार्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन द पोल पैनल एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री, दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके अंदर ही इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, द बिगिनिंग विद द क्लासेस 6 to 12 इन ऑल स्कूल्स, दिस इंटीग्रेट विल also include to curriculum framework for colleges and universities, and it will be tailored to suit different disciplines and credited accordingly। इसके बारे में बात की गई। It aimed at expanding the election commission flagship systematic voter education and electoral participation in the school and colleges। तो इस प्रोग्राम के अंदर स्वीप, ये जो स्वीप प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन का, इसके अंदर इसको अपन एक्सटेंड करेंगे ये बोला गया। सीनियर ऑफिशियल्स इन एजुकेशन इन electoral commission said that the 297 millions of the 910 million electoral did not vote in the Lok Sabha election 2019, causing the consensus। ठीक है, 297 मिलियन लोगों ने वोट ही नहीं किया लोकसभा के अंदर, तो उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट ये बोला। डॉक्यूमेंट ऑल्सो फोकस ऑन द ओरिएंटेशन and training of teachers in effectively imparting the education literacy in the classrooms, establishing the electoral literacy clubs in the school and colleges, and encouraging the various activity to promote the awareness among the students, उसके ऊपर वो काम करेंगे। The inclusion of electoral literacy stations in the curriculum for adult literacy and basic education, and designing one of the rooms for every senior secondary school as a democracy rooms, तो वो democracy rooms establish करेंगे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर। For the regular
display of voters education and conduct of continuous electoral and democracy education activities throughout the year and the other silent points in the document। तो ये सारी बातों पे बातचीत होगी। उसके बाद पुतिन ने रिवोक कर दिया गया जो ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रीटी था, और इस ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रीटी को यूएसए ने साइन भी नहीं किया था, और इसलिए इसके बहुत सालों के बाद इसको इन्होंने रिवोक किया है। पुतिन मतलब रशिया ने इसको रिवोक किया, इतना याद रखिए, रशिया ने ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रीटी से को रिवोक किया गया, और यूएसए ने इसको साइन ही नहीं किया, रेटिफाई नहीं किया था। रेटिफाई का मतलब ये होता है उनकी पार्लियामेंट ने इसको पारित नहीं किया था, बस उन्होंने साइन किया था। टोटल क्रॉसेस 9000 एज इजरायली ट्रूप्स एडवांस इन गाजा स्ट्रिप। ठीक है, तो अभी 9000 लोगों की मौत हो चुकी है, जैसे कि गाजा स्ट्रिप के अंदर इजरायली फोर्सेस घुस रही हैं। ठीक है, इतना इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो स्वैग यूपीएससी बोल के टेलीग्राम चैनल है, उसको ऊपर आप इसको जाके इसका पीडीएफ ले सकते हो। थैंक यू।